नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं हूं क्रॉनिकल चतुर्वेदी और आज हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में बहुत ही डिस्टर्ब कर देने वाली खबरें आ रही हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वो रीजंस हैं, क्या वो जड़ है जिसकी वजह से अक्सर मणिपुर में कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है और वो टेंशन इतनी बढ़ गई इस बार के मई के महीने में, बहुत ज़्यादा दंगे हो गए, आर्मी को बुलाना पड़ा और शूट एट साइट के ऑर्डर भी दिए गए। और रिसेंटली 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ जो हमें एज अ सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा शर्मसार कर देता है। लेकिन ऐसा क्या है जो अक्सर मणिपुर में इस तरीके की दिक्कत बनी रहती है और ये मामला जितना साफ दिखता है उतना है नहीं। तो आज इस वीडियो में हम मणिपुर की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ खंगाल देंगे। इस मैटर को समझने के लिए हमें मणिपुर का पूरा एक्सरे करना होगा, तभी हमको सही बीमारी का पता चल पाएगा। इस एक वीडियो में हम मणिपुर का पूरा निचोड़ निकाल लेंगे, तो आपको इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मणिपुर को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा उसकी ज्योग्राफी और उसकी एथनिसिटी को। बेसिकली मणिपुर की समस्या समझने के लिए पहले हमको समझना होगा उनके लोगों को, और किसी भी जगह के जो लोग होते हैं उनका कल्चर और ट्रेडिशन होता है वो उनकी ज्योग्राफी से जुड़ा होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मणिपुर की ज्योग्राफी क्या है। मणिपुर लोकल बॉर्डर शेयर करता है नागालैंड, आसाम और मिजोरम से। इसी के साथ वो अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। मणिपुर का 90% इलाका जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में 10% वैली है। और जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे आपको अपने माइंड में ये इमेजिन करके चलना है कि किस तरीके से मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में और वैली में डेवलपमेंट होगी। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि ये जो 90% इलाका है इसमें ट्राइबल लोग रहते हैं और ये ट्राइबल लोग अपने ट्राइबल ट्रेडिशंस को और रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कुरी और नागा ट्राइब्स की है और जो बचे 10% एरिया में रहते हैं वो मीती कम्युनिटी के लोग हैं। मीती या मेते, आप जैसा भी उसे बुला सकते हैं। ये लोग वैष्णव हिंदू फॉलोअर्स हैं और ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन में उस 10% एरिया में रहते हैं। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए अब आप देखो मणिपुर का इतिहास। अगर आप देखो तो 1826 से पहले मणिपुर में राजाओं का राज चलता था। जो ट्राइबल एरिया है वहां के ट्राइबल ग्रुप्स अपना सेपरेट रहते थे। राजा जो है वो वैली में राज करता था। राजा ट्राइबल ग्रुप्स को बाहरी अटैकों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था और बदले में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो फॉरेस्ट से आने वाले गुड्स और सर्विसेज राजा के साथ एक्सचेंज करते थे। इसके बीच एक ऐसा मौका आया जब करीब 7 साल तक म्यांमार से बर्मा के राजा ने आके कई बार मणिपुर पर अटैक किया और अपना बुद्धिज्म रिलीजन थोपने की कोशिश की, जिससे मैती कम्युनिटी के लोग और जो ट्राइबल ग्रुप्स में कुकी और नागा ग्रुप के लोग हैं उनको भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। मणिपुर को बर्माओं के राजाओं से राहत तब मिली जब 1826 में अंग्रेजों की लड़ाई हुई बर्मी से, एंग्लो बर्मीज वॉर, जिसमें अंग्रेजों ने बर्मीज को हरा दिया। 1891 में अंग्रेजों ने मणिपुर को प्रिंसली स्टेट का दर्जा दे दिया। वो चाहते थे कि राजा उनको टैक्स पे करता रहे, जिसके बदले अंग्रेज उसको बाहरी प्रोटेक्शन देंगे। अंग्रेज मणिपुर के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि उनका इनके इंटरनल मैटर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सब जानते हैं अंग्रेजों के बोलने और करने में कितना फर्क था। 1894 में उन्होंने अपनी फेमस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चली। उन्होंने एक लैंड पॉलिसी बनाई जिसमें मीती लोगों को फर्टाइल लैंड दिया गया और जो हिल्स में, हिली एरिया के जो लोग हैं उनको थोड़ा कम अनफर्टाइल लैंड दे दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो ट्राइबल लोग हिली एरियाज में रहते हैं उनका कल्चर इस टाइप का नहीं है कि वो एक जगह रुक के रहें। वो नोमाड्स होते हैं, वो घूमते हैं। उनका कल्चर ही ऐसा है कि वो एक जगह नहीं रह सकते। लेकिन अंग्रेजों ने जब उनको एक फिक्स लैंड दे दिया तो इस पे उनके कल्चर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसी के साथ ही अंग्रेजों ने क्रिश्चियन मिशनरीज को हिली एरियाज में भेजा, जहां पर उन्होंने बहुत ही तेजी के साथ कन्वर्जन शुरू कर दिया। वो ट्राइबल एरिया के लोगों को एजुकेशन और मेडिकल सपोर्ट का लालच देकर उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे। 1949 में मणिपुर के राजा ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मर्जर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मणिपुर भारत का यूनियन टेरिटरी बन गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन इस मर्जर से मणिपुर के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि अब उनको ऐसे लोग रूल करने वाले थे जो मणिपुर से बिलोंग ही नहीं करते थे, जिनको नहीं पता था उनका क्या कल्चर है, क्या कस्टम्स हैं। और मणिपुर में अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड्स थी। जैसे
नागा कम्युनिटी के लोग चाहते थे कि आसाम, नागालैंड और म्यांमार का कुछ इलाका मिलके उनके लिए एक सेपरेट नागालैंड बना दिया जाए। जो कुकी कम्युनिटी थी वो चाहती थी कि इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश के इलाकों को मिलाकर कुकीज के लिए एक अलग से कुकी लैंड बना दिया जाए। और ये दोनों कम्युनिटीज जो एरिया डिमांड कर रही थी उसमें काफी सारे रीजन्स जो है वो कॉमन थे। और वहीं जो मिती या मेते कम्युनिटी के लोग थे उनका कहना यह था कि हम सदियों से यहाँ पे रहते हुए आए हैं और हमारी कम्युनिटीज का ही यहाँ पे राज रहा है, कुछ हिली एरियाज में भी। तो उनका ये कहना था कि मणिपुर जो वैली है और उसके साथ में कुछ हिली एरिया वो सब मिलाकर मणिपुर में मिला दिया जाए और वहां पर मिती लोगों का राज हो। और उस टाइम भारत सरकार ने ये सोल्यूशन निकाला कि मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, यूनियन टेरिटरी, जिससे कोई भी कम्युनिटी खुश नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने मिती लोगों की जो ट्राइबल स्टेटस था वो उनसे वापस ले लिया और उनसे कहा कि अब आप हिली एरियाज में कोई जमीन नहीं खरीद सकते। और क्योंकि कुकी और नागा ट्राइब्स हिली एरियाज में रहते थे तो आर्टिकल 371C के तहत हिली एरियाज की कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको यह अधिकार दिया कि आप चाहें तो मणिपुर में कहीं भी कोई भी जमीन खरीद सकते हैं। 1972 में मणिपुर को फुल स्टेटहुड मिल गया और पहले इलेक्शन हुए। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो पॉपुलेशन के बेस पे होती है और मिती लोग पॉपुलेशन में ज्यादा थे, टोटल 60 कम्युनिटीज में से 40 की जो सीट्स हैं वो मिती के लोगों को ही मिलती थी और 20 जो सीट है वो ट्राइबल कम्युनिटीज को जैसे कुकी और नागा कम्युनिटीज को मिलती थी। और अक्सर इसी वजह से मिती कम्युनिटी के पास एक पॉलिटिकल एडवांटेज रहा है और इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर जो सीएम मणिपुर में बनते हैं वो मिती कम्युनिटी से ही आते हैं। और कुकी और नागा कम्युनिटी का कहना यह है कि ये जो सीएम आते हैं ये हमारे फेवर में पॉलिसीज नहीं बनाते। 1979 में जो भाषा मिती कम्युनिटी के लोग बोलते हैं उनको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मणिपुर बना दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि जो ट्राइबल लोग हैं वो इस भाषा को बिल्कुल नहीं बोल पाते। एक्चुअली में इस भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो बंगाली स्क्रिप्ट है, तो ट्राइबल लोग उसको लिख या पढ़ नहीं पाते लेकिन बोलते वो भी है। 1980 में इसी भाषा को क्लास 10 तक कंपलसरी कर दिया गया। इससे भी ट्राइबल जो पॉपुलेशन थी वो बहुत नाराज हुई। फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हो गया और उस वजह से वहाँ के कई सारे ट्राइब्स भारत में घुसने लगे। इसके चलते मणिपुर के पर्टिकुलर एक एरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। मणिपुर गवर्नमेंट ने मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत ये डिसाइड किया कि जितने फॉरेस्ट एरिया पे एनक्रोचमेंट हो रही है, जो एरिया सिर्फ फॉरेस्ट के लिए रिजर्व था, वहां पर लोग पेड़ काट कर घर बना रहे हैं और बसा रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार ने वहां से लोगों को हटने के लिए बोला। जो ट्राइबल लोग हैं उनका कहना ये था कि ये हमारी खुद की जमीन है, हमने कोई एंक्रोचमेंट नहीं करी है, लेकिन सरकार का कहना ये था कि ये जो नए सेटलमेंट्स बन रहे हैं ये एंक्रोचमेंट हो रहा है, पुराने सेटलमेंट्स को हम रहने देंगे लेकिन नई को हम हटा देंगे। अब मिती कम्युनिटी के लोगों में बहुत ज्यादा टेंशन ये बढ़ रहा था कि धीरे धीरे उनको लग रहा था कि जो ट्राइबल एरिया के ग्रुप्स हैं वो इनकी सारी जॉब्स ले लेंगे, इनका सारा जमीन ले लेंगे, क्योंकि ये तो जमीन खरीद नहीं सकते और उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इन्होंने हाई कोर्ट में ये अपील की कि हमको भी ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दे दिया जाए, ताकि अगर हम ट्राइबल बन जाएंगे तो हम भी फिर जमीन ले पाएंगे हिल्स एरिया में। और 27 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने उनकी स्टेट गवर्नमेंट को यह बोला कि पिछले 10 सालों से मिती कम्युनिटी के लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको ट्राइबल स्टेटस मिल जाना चाहिए। तो अभी तक जो भी इवेंट्स हुए हैं उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कहाँ कहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स को फील हुआ कि हमारे साथ गलत हो रहा है और कहाँ कहाँ पर मिती लोगों को लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। अब हम समझते हैं कि पॉलिटिकली और गवर्नेंस के तौर पर क्या क्या मेन चेंजेस आए थे। पहले ब्रिटिशर्स ने लैंड पॉलिसी लाकर उनके बीच में कल्चरल डिफरेंसेस को बढ़ाया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने मर्जर के बाद मणिपुर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, लैंड पॉलिसी लाके मिती लोगों की ट्राइबल स्टेटस वापस ले लिया, जिससे मिती लोगों को ये फील हुआ कि अब हम बाहर लैंड नहीं ले सकते। ट्राइबल लोगों को अभी भी ये फील हो रहा था कि हमको एक पर्टिकुलर लैंड देके ये लोग हमारे कल्चर को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद ट्राइबल लोगों की जो प्रेजेंटेशन थी असेंबली में वो सिर्फ 20 सीट्स की थी, तो उनको लगता था कि ये पॉलिटिकली हमारे फेवर में कभी कोई डिसीजन होता ही नहीं है। 1901 में ट्राइबल पॉपुलेशन 8% थी जो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे थे और मिती कम्युनिटी की पॉपुलेशन 60% थी जो वैष्णव हिंदू फॉलो करते थे। 1991 की सेंसस में ये 8% की पॉपुलेशन 34% पर पहुंच गई। अगर 1991 से 2011 तक की सेंसस रिपोर्ट को कंसीडर करें तो 41% की
डेकेडल ग्रोथ हुई है। इसका मतलब ये है कि 2021 में करीब 45% क्रिश्चियंस मणिपुर में हैं और ये सबसे बड़ी टेंशन हो रही है मेती कम्युनिटी को। मेती कम्युनिटी के लीडर का कहना यह है कि सिर्फ 60 सालों में हम 60% से 44% पर आ गए हैं और इतनी तेजी के साथ जो क्रिश्चियनिटी की ग्रोथ हुई, इसकी वजह से दोनों ट्राइब्स के बीच में कल्चरल और सोशल गैप बढ़ता चला गया और इसने धीरे धीरे सोशल एंड पॉलिटिकल राइवलरी का रूप ले लिया। तो अभी फाइनल सिचुएशन ये है कि जो इम्फाल वैली है बीच में, जहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है 50% मेती कम्युनिटी के लोग हैं वो रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाए ताकि वो भी बाहर जाके लैंड खरीद सकें, उनको भी जो रिजर्वेशन है एसटी के अंडर जॉब्स में और हेल्थ फैसिलिटीज में वो उनको मिल सके। नागा और कुकी ट्राइब ये मिला के करीब 42% बनते हैं और इन लोगों की डिमांड ये है कि मिती कम्युनिटी के लोगों के पास ऑलरेडी पॉलिटिकल पावर है और इनके डिसीजंस हमारे खिलाफ होते हैं, तो उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की क्या जरूरत है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको जो मेन प्रॉब्लम समझ में आएगी वो समझ में आएगी लैंड पॉलिटिक्स की और पॉपुलेशन ग्रोथ जो सडनली एक कम्युनिटी की एकदम से बढ़ गई, जो किस वजह से होता है, इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। क्योंकि बर्मा के साथ यानी जो आज का म्यांमार है उसके साथ मणिपुर का बॉर्डर लगता है, जिसकी वजह से इलीगली इमिग्रेंट्स आते हैं और वो पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। उतने रिसोर्सेज मणिपुर के पास नहीं है कि वो अपनी खुद की जनता को दे पाए और इसी वजह से लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती, हेल्थ केयर नहीं मिल पाता। फिलहाल के लिए सॉल्यूशन क्या है? ये मेन इशू राइज हुआ था कि मिती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा चाहिए और इसके लिए पहले डिफरेंट कमेटी बैठ चुकी हैं जो एक क्राइटेरिया बताती हैं कि अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं आपको एक ट्राइबल स्टेटस मिल जाएगा। जैसे कि 1965 में एक लोकल कमेटी बैठी थी जिन्होंने ये बताया था कि अगर किसी कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस चाहिए तो उसे कंसीडर करने के लिए उनकी प्रिमिटिव ट्रेड्स, उनका डिस्टिंक्ट कल्चर, उनका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और उनका जो शाइनेस है दूसरी कम्युनिटी में घुलने मिलने का, इन चीजों को एज अ पैरामीटर देखना चाहिए। उसके बाद भुरिया कमीशन आई थी 2002 से 2004 के बीच में। उन्होंने भी बहुत सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए क्राइटेरियाज बनाए थे, जैसे कि ट्राइबल लैंड एंड फॉरेस्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन, पंचायत का रोल और वुमेन एजुकेशन। 2013 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर वर्गीस सासा। उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग 5 क्रिटिकल इश्यूज थे। पहला लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा एजुकेशन, तीसरा हेल्थ, चौथा इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन जो मैंने आपको बताया था, और उसके अलावा लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। अगर इन सारे क्राइटेरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों कम्युनिटी के हित में बनाए जाएंगे वो दोनों तरफ से एक्सेप्टेबल होंगे। भारत सरकार को अपनी बॉर्डर सर्वेलेंस और ज्यादा मजबूत करनी चाहिए म्यांमार बॉर्डर के पास और अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए इन इश्यूज को सही तरीके से सॉल्व कर पाए। बॉर्डर एरियाज पे जो लोग होते हैं उनकी एक आइडेंटिटी मेंटेन हो कि जो लोग लोकल रह रहे हैं उनके लोकल रेजिडेंस है, वो लोग कौन है, जो बाहर से आ जाते हैं उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए उनकी आइडेंटिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो लीगल प्रोसीजर चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा फेयर हो, किसी के लिए भी बायस ना हो। और गवर्नमेंट को ये भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप डिसीजन किसी के लिए ले रहे हो तो उस बंदे का उस डिसीजन में पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि उसके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि मैं खुद इन्वॉल्व हो रहा हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए डिसीजन लेने में। तो ट्राइबल ग्रुप्स को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि हम लोगों से बिना पूछे कोई डिसीजन ले लिया जाता है या हम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है। और लास्टली, जिस जगह की इकोनॉमी अच्छी होती है वहां पर अक्सर दंगों को टाला जा सकता है। मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा। जिस टाइम पर गुजरात में दंगे हुए थे उस टाइम सूरत में दंगे नहीं हुए थे, क्योंकि सूरत इकोनॉमिक हब था। वहां पर जो मर्चेंट है, जो बेच रहा है, वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं वो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर वहां पे दंगे होते तो उनका पूरा इकोनॉमी ठप पड़ जाता, उनको फाइनेंशियली बहुत इश्यूज होते हैं। और अपने फाइनेंशियल इश्यूज को बचाने के लिए उन्होंने बाकी चीजों को दरकिनार किया और उस समय भी सूरत में पीस बना हुआ था। इसीलिए हमको इस एंगल पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आई होप मैंने इस मैटर का हर एंगल आपको समझा दिया है। जितना डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे वो मैंने सारा आपके सामने रख दिया है, सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए, सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ क्लियर कट है। अब आप खुद से सोच सकते हैं कि आपका इस पे क्या टेक है, आपका इस पे क्या ओपिनियन है। अगर आप मेरे से सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।